हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने न्यूट्रिशन के बारे में आपको समझाया था। जिन्हें वो वीडियो देखना है आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें मैंने न्यूट्रिशन पूरा डिस्क्राइब किया है। आज हम रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज पढ़ेंगे। Today we discuss the topic about respiration. First topic is introduction, then we talk about breakdown of glucose by various pathway, respiration in aquatic organism, and in last very important topic is respiration in humans. Then there is 3 activity in the topic of respiration: activity 5.4, activity 5.5 and activity 5.6 we discuss in today's video. प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है। यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब दिख रही है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, और वहां पर एक टेस्ट ट्यूब में आपको विद द हेल्प ऑफ पिचकारी एयर ब्लो करनी है, वहीं पर ही सेकेंड टेस्ट ट्यूब में विथ योर माउथ आपको ब्लो आउट करना है। नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर लाइम वाटर टू टर्न मिल्की? कितना टाइम लगेगा लाइम वाटर को मिल्की टर्न होने में? क्योंकि हमने पढ़ा है लाइम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की टर्न होता है। यूज सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू दी सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन दी अनदर टेस्ट ट्यूब। जो हमने सेकंड टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें सिरिंज की हेल्प से या पिचकारी की हेल्प से हमने एयर जो है वो पास कराई है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। What does this tell about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? ये दोनों एक्टिविटी से हम क्या समझते हैं, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है जो हम ब्रीथ आउट करते हैं। तो हमारे जो हम टेस्ट ट्यूब बी है, यहाँ पर काफी जल्दी जो लाइम वाटर है वो टर्न करेगा मिल्की, क्योंकि हमारे जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। हमें फ्रूट जूस लेना है या शुगर सॉल्यूशन लेना है और इसमें हमें ईस्ट को मिलाना है, ईस्ट पाउडर को मिक्स करना है। दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट फीटेड विद वन होल्ड कॉर्क। कॉर्क से फिट कर देना उस टेस्ट ट्यूब को, और इस कॉर्क में एक बेंड ग्लास ट्यूब होगी जिसकी फ्री एंड्स जो रहेंगे वो लाइम वाटर में जाकर जो है ओपन होंगे। What change in observe in the lime water and how long does it take for this change to occur? तो यहाँ पर कहा है कि जब हम फ्रूट जूस में ईस्ट पाउडर मिक्स करेंगे या शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट पाउडर मिक्स करेंगे, तो यहाँ जब कोई ना कोई गैस यहाँ से बाहर निकलेगी जो कि डिलीवरी ट्यूब से या बैंड ग्लास ट्यूब से कहाँ जाकर मिक्स होगी वो गैस लाइम वाटर में। और हमने पढ़ा है कि लाइम वाटर अगर मिल्की टर्न होता है तो वहाँ किसका प्रेजेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस केस में लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा तो हमें पता चलेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। What change is observed in the lime water? How long does it take from this change to occur? तो ये कुछ ही समय में, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि कितने समय में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये 1 आवर में भी हो सकता है, 2 to 3 आवर्स में भी ये गैस बन सकता है और लाइम वाटर चेंज हो सकता है। What does this tell us about the products of fermentation? ये fermentation के प्रोडक्ट के बारे में क्या बताती है? तो ये हमें बताती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है। We have discussed nutrition in organism in the last section. हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन किस तरीके से लिया जाता है और किसके थ्रू लिया जाता है। तो फूड के थ्रू हम न्यूट्रिशन लेते हैं। The food material taken in during the process of nutrition is used in the cell to provide energy for various life process. जो फूड मटेरियल हम लेते हैं वो किसकी प्रोसेस से लेते हैं, थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं, जिससे सेल जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, यूज करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है to perform various life processes. Diverse organisms do this in different way. अलग अलग ऑर्गेनिज्म ये जो एनर्जी का यूज है वो अलग अलग वे में करते हैं। Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं और ग्लूकोज को कंप्लीटली किसमें तोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में।
कुछ जो होते हैं वो दूसरे पाथवे यूज करते हैं जिनमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है. द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरूवेट. अब ग्लूकोज कैसा होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6. तो इसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू पायरूवेट. द प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. ये जो प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में होती है. द पायरूवेट में कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो पायरूवेट है ये इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. और ये होती किसमें, ईस्ट में, इन द एब्सेंस ऑफ oxygen. Since the process take place in the absence of air oxygen, it is called anaerobic respiration. इसलिए इसे anaerobic respiration बोला गया है. Breakdown of pyruvate using oxygen take place in the mitochondria. अगर पायरूवेट टूट रहा है और ऑक्सीजन का यूज कर रहा है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी. और अगर पायरूवेट टूट रहा है इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में तो ये जो प्रोसेस है ये होगी साइटोप्लाज्म में. और ऑक्सीजन अगर यूज कर रहा है पायरूवेट तो ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा. प्रोसेस ब्रेकअप इनटू 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब 3 कार्बन पायरूवेट किस में टूटेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में. द अदर प्रोडक्ट इज वाटर सिंस द प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. और जो दूसरे प्रोडक्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो क्या होगा, वाटर होगा. और इस प्रोसेस को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ हम दोनों डेफिनेशन को एक बार अंडरलाइन मैंने करी हुई है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में. The release of energy is the aerobic process is lot greater than the anaerobic process. जो एनर्जी बन रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोसेस में वो बहुत ज्यादा बनती कंपैरेटिवली टू एनारोबिक रेस्पिरेशन और प्रोसेस. When there is a lack of oxygen in our muscle cell, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल सेल्स में तो ये जो पायरूवेट है ये एक तीसरा पाथवे को फॉलो करने लगता है. 2 पाथवे तो पढ़ लिए, एक एरोबिक रेस्पिरेशन का, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का. अब थर्ड है द पायरूवेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. अब ये जो पायरूवेट है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. जो लैक्टिक एसिड है ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. This build up lactic acid in our muscle during sudden activities causes cramps. तो यहाँ पूछ सकते हैं कि मसल्स में क्रैम्प्स क्यों होते हैं, दर्द क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड बन गया है. बनना कुछ और चाहिए था, बन गया लैक्टिक एसिड जो क्रैम्प्स करता है. तो यहाँ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अंडरलाइन करे हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए. नेक्स्ट, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. तो देखो सबसे पहले ग्लूकोज, ये तो है ही 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये तो तीनों स्टेप्स में था, साइटोप्लाज्म में हो रहा है. तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी. ठीक है. अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं है, एब्सेंट है, तो ये ईस्ट में होगा. और यहाँ क्या बनेगा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. इथेनॉल बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी बनेगी. नेक्स्ट है ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट होगा, पायरूवेट में. और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, जैसे कि अभी हमने पॉइंट पढ़ा मसल सेल में, तो यहाँ लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. थर्ड वन, अगर ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. और यहाँ पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो कि हमारी बॉडी में बनता है. मोस्टली इन केस अगर हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब जाकर लैक्टिक एसिड बनता है जो कि सेकंड स्टेप है. तो ये डायग्राम पढ़ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डायग्राम है. हो सकता है कि एरोज दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए क्वेश्चन मार्क कर करके यहाँ लिखिए क्या बनता है, कितने कार्बन का बनता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए. The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesis a molecule called ATP. अब जो एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में रिलीज हुई है वो क्या बनाती है, मॉलिक्यूल बनाती है जिसका नाम क्या है, ATP. और इसको विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन दिस सेल इन दिस प्रोसेसेस, जो कि फ्यूल की तरह काम करता है और एक्टिविटीज कंप्लीट करवाता है सेल की. ATP broken down give rise to a fixed amount of energy which can be derived an endothermic reaction taking place in the cell.
एटीपी जो है ब्रेक डाउन करता है और एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, जिसमें जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है टेक प्लेस करती है इन द सेल। नेक्स्ट टॉपिक है एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। मोस्टली सेलुलर प्रोसेस की जो करेंसी होती है वो एटीपी होती है। कहाँ बनती है एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस याद रखना। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से क्या बनाती है? एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल बनाती है। किससे? एडीपी से, इन जो कि क्या है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। अब यह एक इक्वेशन दी है, एडीपी प्लस पी in the presence of energy form ADP P, they are break down and make ATP. P is here a phosphate. Okay, ADP full form is adenosine diphosphate. This one is also important. Endothermic process in the cell that use ATP to drive the reaction. जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है सेल के अंदर वो किसके लिए है? एटीपी को ड्राइव करने के लिए यूज करेगा एटीपी और रिएक्शन करवाएगा। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल मोल इज पर मोल इज रिलीज्ड। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। थिंक हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस, की किस तरीके से बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है अलग अलग काइंड की यूजेस के लिए। इट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। मैकेनिकल एनर्जी में भी यूज करते हैं, लाइट एनर्जी में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी यूज करते हैं। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन अ सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। एटीपी यूज की जाती है कॉन्ट्रैक्शन फॉर मसल्स के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए और मैनी अदर एक्टिविटीज के लिए। Since it aerobic respiration pathway depend on oxygen, क्योंकि aerobic respiration pathway ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, aerobic organism need to ensure there is sufficient intake of oxygen, की sufficient ऑक्सीजन की intake हो, बॉडी के अंदर जाए। We have seen that plant exchange gases through stomata। हमने प्लांट के बारे में टॉपिक डिस्कस किया कि किस तरीके से स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती है। The large intercellular space ensure that all cells are in contact with air। जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है सेल की वो कांटेक्ट में रहती है एयर की। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। तो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है सेल से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर एयर में चली जाती है। द डायरेक्ट डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है प्लस प्लांट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे कि रात में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बाहर एलिमिनेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से प्लांट के बाहर जाता है। और दिन में क्यों नहीं बाहर जाता, क्यों ऑक्सीजन बाहर जाता? क्योंकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट यूज कर लेता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस। देयर इज नो CO2 रिलीज। वहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता बल्कि उसकी जगह क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। Animals have evolved different organs from uptake of oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide produced। Animals जो है different types के organ जो है वो क्या करते हैं, मतलब different types of organ उनके पास होते हैं। जैसे कि फिश है तो उनके पास गिल्स है, ह्यूमन बींग्स है तो उनके पास क्या है? लंग्स है। इसके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं मतलब जो एनिमल लैंड पर रहते हैं वो ऑक्सीजन जो ब्रीथ करते हैं वो कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। बट जो एनिमल पानी में रहते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 5.6 ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम। हमें एक्वेरियम में फिश को देखना है और चेक करना है कि कितनी बार वो माउथ ओपन करता है और कितनी बार वो जो फिश है माउथ क्लोज करती है विद गिल स्लिट। क्या वो कोऑर्डिनेट करती है माउथ की ओपनिंग विद गिल स्लिट ओपनिंग, माउथ की क्लोजनिंग विद गिल स्लिट क्लोजनिंग। काउंट करना है कितनी बार जो फिश है वो माउथ को ओपन करती है और क्लोज करती है और उसे कंपेयर करना है कि कितनी बार हम सांस लेते हैं। अब आंसर इसकी फर्स्ट आंसर है
Yes, during breathing, fishes open and close their mouth and gill slit in a coordinate manner and timing. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, गिल स्लिट एंड माउथ के बीच में कोऑर्डिनेशन है, वो एक साथ ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कितनी बार जो फिश है वो माउथ ओपन करती है या क्लोज करती है, तो डिपेंड करता है फिश के टाइप पर कि किस स्पीशीज की प्लस उसके साइज पर। गोल्ड फिश कैन ब्रीद अप टू 100 और मोर टाइम्स पर मिनट। गोल्ड फिश 1 मिनट में 100 से ज़्यादा टाइम तक माउथ क्लोज एंड ओपन करती है। थर्ड लिखा है इनकी जो ब्रीदिंग रेट है उसको कंपेयर करना है हमारी ब्रीदिंग रेट से। तो जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वाटर में वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण फिश को लगता है कि मैं जल्दी जल्दी सांस ले लूँ, इसलिए जो फिश की ब्रीदिंग रेट है वो क्या है, काफ़ी फास्टर है। किसके कंपैरिजन में, जो एनिमल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनके कंपैरिजन में, जो लैंड पर रहते हैं। जो लैंड पर रहते हैं उनका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना है, एडल्ट ह्यूमन का 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लासेस के लिए। नसल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज, लंग्स, रिब्स, डायफ्रम, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वुलाई सेक। जो भी हम एयर इनहेल करते हैं वो नेसल पैसेज के थ्रू पास होती है ट्रैकिया से, ट्रैकिया से पास होती है लंग्स तक, और लंग्स के अंदर है स्मॉल ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, और एंड में खत्म ये जो ब्रोंकी ब्रोंकियल्स होते हैं वो एल्वुलाई सैक पर होते हैं। तो इस तरीके से, और यहीं पर ही डायफ्रम भी प्रेजेंट रहता है। हम एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन से समझते हैं। Within the lungs, the passes divide into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon-like structure called alveoli. एल्वेलाई की शेप के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बिल्कुल टर्मिनल एंड पर होता है ब्रोंकीज के। The alveoli provides a surface where the exchange of gases can take place. जो alveoli है वो surface area provide करता है जहाँ से gases जो है exchange करती है। The wall of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. जो wall है alveoli की वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा blood vessels है। As we have seen in earlier years, when we breathe in and we lift our ribs and flatten our diaphragm, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो रिब्स है वो क्या होती है, ऊपर जाती है, और हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, बिकॉज जो हम इनहेल कर रहे हैं वो लंग्स में जो है एयर जो है वो क्या हो गई, बिल्कुल इनहेल हो गई। एंड एक्सपांडेड एल्वेलाई, वो एल्वेलाई जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है बिल्कुल फूक जाती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इनटू द एल्वेलाई। अब जो ब्लड है पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है और कहाँ रिलीज कर देता है, एल्वेलाई के पास। क्यों, क्योंकि एल्वेलाई के पास ऑक्सीजन है, एंड द ऑक्सीजन इन एल्वुलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड in the alveolar blood vessels to the transport to all the cells in the body, और वहां से ऑक्सीजन कैरी करता है और जितने भी सेल्स है बॉडी के वहां तक ब्लड पहुंचा देता है। फिर वो सेल्स वापस वो ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। फिर ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई सैक तक जाएगी और वहां से बॉडी के बाहर चले जाएगी, और जो ब्लड है वहां से ऑक्सीजन को ले लेगा। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain residual volume. जो लंग्स है वो रेसिडुअल वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं, ताकि जो रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब कि सफिशिएंट टाइम हो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivered to all parts of the body. जब बॉडी साइज बहुत बड़ा होता है तो सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर ही अकेला हेल्प नहीं कर पाता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सके हर पार्ट की बॉडी में। Insist respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carried it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it. Insist respiratory pigment होता है जो कि ऑक्सीजन को एयर से लेकर लंग्स तक पहुंचाता है और वहां से अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचाता है, जिन भी टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत है। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है, हीमोग्लोबिन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी बहुत हाई एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कार्पसेल्स। ये जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन ये आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है मोस्टली ज्यादा सोल्यूबल होती है वाटर में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। Hence it is mostly transport the dissolved form in our blood. इसलिए मोस्टली dissolved form में ब्लड के ये ट्रांसफर की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक फॉर पार्ट 3 इज ट्रांसपोर्टेशन।
Do like, subscribe my channel if you like my video. Thank you.